नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डीएपी खाद को लेकर किसानों की लगी लंबी कतार, किस डकैती का हुआ खुलासा और कहां लगभग 300 जरूरतमंद बच्चों को जूते वितरण किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जनपद के साधन सहकारी समिति दहगवा पर डीएपी खाद लेने को लेकर किसानों की लंबी लाइन लग गई। भीड़ इतनी हो गई कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मुस्तैद करना पड़ा। बता दें कि इस समय रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर हर किसी व्यक्ति को डीएपी खाद की आवश्यकता है। बता दें कि गोदाम पर खाद आने को किसानों को जैसे ही भनक लगी तो सुबह होते ही किसानों का गोदाम पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं किसानों का कहना है कि सुबह से लाइन में खड़े खड़े शाम हो गई, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिली। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी की फसल के लिए खाद लेने के यहाँ पे मौजूद हैं। हम इससे बात करना चाहेंगे, आपको खाद मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? सर नहीं मिल पा रहा है। सुबह से लाइन में खड़े हैं बासे में और कोई नहीं, और ये बाद में आ रहे हैं, उन्हें 10-10-12 और भीतर निस्बत दी जा रही है। क्या करे यार, वो 12-12 कट्टे और 10-10 कट्टे जा रहे। कम से कम लाइन में खड़े उन्हें 2 कट्टे तो मिलने चाहिए या 1 कट्टा मिलने चाहिए। एक भी कट्टा नहीं मिल रहा है। जो बाद में लोग आए उन्हें खाद मिल रहा है? हाँ, उन्हें मिला है। आपको नहीं मिल रहा? 8 बजे की लाइन लग रही है और डबल लाइन लग रही है। डबल लाइन लग रही है। मिलवा जलवा करते थे और ये बाद में ऐसे होते हैं, पहले लगे। तो आप कितने बजे आए? कितने बजे आए यहाँ पे? 8 बजे आ गए हम। 8 बजे यहाँ पर आ गए। हाँ। आपका क्या नाम है? आपको खाद मिल गया? सुबह आ गए 8 बजे। सुबह आए, आपको खाद नहीं मिला? नहीं मिला आपको? मैं सुबह से आया था, 8 बजे आया यहाँ तक। यहाँ पे 50 नंबर का। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह। कहाँ रहते हो? मैं कुड़ी रहता हूँ। कुड़ी रहते हो? हाँ, मैं सुबह आ गया था 8 बजे, 50वां नंबर था मेरा, और मुझे 1 कट्टा भी नहीं मिला है। ईमानदारी के चक्कर में मैं रह गया। मुझे लगता है यहाँ पे वही बेईमानी का काम हो रहा है। यहाँ पे बेईमानी से मेरे कट्टा में अंदर था। वजह क्या है जिस वजह से आपको खाद नहीं मिल रहा है? जो आपके बाद में लोग आए हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके बाद वालों को खाद मिल गया, आपको नहीं मिल पा रहा, वजह क्या है? कह नहीं सकते सर, कुछ पता नहीं है। हम तो लाइन के चक्कर में लेन में खड़े हैं, हमें पता ही नहीं। आप बताइए, खाद मिला आपको? अच्छा, आपको खाद नहीं मिला? बिल्कुल एक कट्टा भी नहीं मिला। अच्छा, और किसे नहीं मिला खाद? आप कितने बजे आए थे? 8 बजे वालों को खाद नहीं मिला यहाँ पर? वहाँ पे कर्मचारी क्या कह रहे हैं आपसे? बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बरेली की नवाबगंज तहसील में विगत 6 सितंबर को पड़ी डकैती में घटना को अंजाम देने के लिए 10 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। घटना में शामिल जलील अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ये खुलासा किया है। जलील अहमद अपनी प्रेमिका से मिलने नवाबगंज के बरौर गांव जाता था और इसी दौरान उक्त गांव के छोर पर बने मकान की रैकेट के 4 अपने अन्य साथियों से जिक्र कर डकैती का प्लान बनाया था। पुलिस डकैती में शामिल अन्य 2 आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने डकैती में लूटा हुआ 5 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। इस डकैती का खुलासा नवाबगंज पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन नवाबगंज पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इसका खुलासा कर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवाबगंज पुलिस ने कुछ बदमाश गिरफ्तार किए हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके की घटना का खुलासा किया? थाना नवाबगंज के अंतर्गत 6 और 7 सितंबर की रात्रि को एक डकैती की घटना एक व्यक्ति के घर में हुई थी। उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद ये घटना का जो अनावरण है वो आज किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 10 बदमाश इसमें पकड़े गए हैं। अभी भी 2 लोग हैं, उनको अभी गिरफ्तारी उनकी शेष है। 10 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया। उनके पास से जो है 4 अदद तमंचे 12 बोर और 3 अदद 12 बोर कारतूस, 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 अदद कारतूस और 4 अदद चाकू, और जो घटना में जो सामान चला गया था ऐसे 5 लाख का जो जेवरात और आभूषण है वो यहाँ से बरामद किए गए। और ऐसे जो 10 बदमाश, इनके ऊपर पूर्व में भी डकैती, लूट और अन्य धाराओं में मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं और इन 10 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट।
कल 5 दिसंबर को बरेली डीडीपुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिक्षकों के विकास में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की जाएगी तथा अधिकतम शिक्षकों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आज राजेंद्र नगर स्थित की गई प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर कल होने वाले कार्यक्रम की विधिवत जानकारी दी। 5 तारीख रविवार को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 12 बजे से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी प्रदेश सरकार लगातार शिक्षकों के हित में जो काम कर रही है, हम शिक्षकों के बीच में वो सब बातें ले जाना चाहते हैं ताकि ये मैसेज नीचे तक आम जनता तक भी पहुँचे कि शिक्षा और शिक्षकों के लिए हमारी सरकार कितनी चिंतित है और उनके लिए कितना काम इन पिछले 4-4.5 सालों में उन्होंने किया है। क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल में भी बहुत सारे व्यवधान आए थे, लेकिन फिर भी शिक्षकों को कहीं भी कोई नुकसान या उनकी तनख्वाहों में कहीं कटौती नहीं की गई। और शिक्षा को आपने देखा होगा मिशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों का कितना जीर्णोद्धार हुआ है। एक बिल्कुल अलग व्यवस्था बनाई गई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मिशन कायाकल्प इस बार हमारी प्रदेश सरकार ने किया। सभी प्राइमरी स्कूल जो बेसिक स्कूल गांव देहात के हैं, जहाँ टाट पट्टी बिछा करती थी, वहाँ पर अब अच्छी टाइल्स लगी हैं, बेंचेस हैं, बड़े अच्छे ब्लैक बोर्ड्स हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की गई है। तो इन सब बातों को शिक्षकों के माध्यम से नीचे तक पहुँचाने का काम इस हम सम्मेलन के माध्यम से करना चाहते हैं। सम्मेलन जो मंडल स्तरीय है, प्रदेश का है या पूरे देश भर के लोग जुड़ेंगे? ये पूरा प्रदेश में बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान देसी और विदेशी शराब की बरामदगी हुई। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसा बस्ती पासी खाना इलाके में छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। दूसरी कार्यवाही बटराहा इलाके में हुई है, जहां एक स्वर्ण कारोबारी सोना दुकान की आड़ में अवैध शराब का धंधा कर रहा था। दुकान से ही शराब की बिक्री की जा रही थी। बिहार से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। गयासपुरा सरकारी हाई स्कूल में आज फ्यूचर केयर हेल्पिंग हैंड्स द्वारा लगभग 300 जरूरतमंद बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस मौके पर कई संस्थाएं सहयोग करने के लिए पहुंची, जैसे टीम युवा, मानव सेवा आदर्श जीवन सोसाइटी, हेल्प नीडी पीपल, सर्व समाज रक्तदान सेवा सोसाइटी व अन्य लोग। लुधियाना से सीनू संवाददाता राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ गांव के दलील बस्ती के बिजली उपभोक्ता को अब बांस के सहारे बिजली दे जाने से छुटकारा जल्द मिलने वाला है। बता दें कि यहां बिजली तो मिलती है, लेकिन बांस के सहारे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का तार ले जाना पड़ता है। यहां पर बिजली विभाग के द्वारा पोल लगाने में कोताही के चलते पूरी दलित बस्ती बांस के सहारे बिजली जलाने को मजबूर है। कई बार यहां के लोगों द्वारा विभाग से पोल लगाने की मांग की गई, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं विगत दिनों सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता छठघाट का निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई। विधायक ने इस समस्या को प्रमुखता से लिया और शून्यकाल सत्र के दौरान सदन में उठाया, जिसके बाद विभाग की नींद खुली और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संबंधित विभाग को उक्त गांव में बिजली की पोल लगाने का निर्देश जारी किया। जानकारी देते हुए माली कार्यकर्ता ने बताया कि सदन में सोमगढ़ की समस्या को विधायक द्वारा उठाया गया, जिस पर ऊर्जा विभाग ने समस्या को आगामी 15 दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश संबंधित विभाग को जारी किया है। वहीं विधायक के इस पहल पर ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के बाद मिले आदेशों के तहत शिकारपुर पुलिस शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आए दिन छापेमारी कर पुलिस शराब व शराबियों एवं कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम करीब 9 बजे शिकारपुर पुलिस ने नगर के कचहरी चौक से एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नगर के वार्ड संख्या 16 निवासी 45 वर्षीय दीपू चौधरी के रूप में हुई है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज में शनिवार को उड़ीसा में आयोजित होने वाली फुटबॉल टूर्नामेंट का चयन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि कलिंगा विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय पुरुष फुटबॉल टीम के लिए बिहार विश्वविद्यालय टीम का चयन टीपी वर्मा महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें गोयनका कॉलेज, साइंस कॉलेज सीतामढ़ी, रामेश्वर सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, पीजी विभाग, मुजफ्फरपुर, राम लखन सिंह कॉलेज, एमजेके कॉलेज, भूतनाथ कॉलेज व अन्य खिलाड़ियों ने भाग लिया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा सीट के सिद्धौर कस्बे में चुनावी जनसभा को संबोधित करने और कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने आई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया व शिलान्यास। पत्रकारों के सवाल पर डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, सपा, बसपा, कांग्रेस अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे फिर भी हम 300 से अधिक सीट जीतेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस बार भी भाजपा 300 के पार है। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अगर मिल करके लड़े तो भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। जो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, किसी आयु वर्ग का हो, वह सब आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश है। एक बार फिर से भाजपा को बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। शनिवार को पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव को लेकर कालापीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जारी हो चुके हैं, पर सरकार जिस तरीके से पंचायती राज को खत्म करना चाहती है वह व्यवस्था जो रूटीन पद्धति पर आधारित थी, आज तक जितने चुनाव हुए सभी रोटेशन आरक्षण के आधार पर हुए। सरकार आज वहीं 2014 के आरक्षण के मुताबिक चुनाव करवाना चाहती है। क्या सरकार लोकतंत्र मूल्यों को खत्म करना चाहती है? क्या सरकार हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देना चाहती? आप वर्ष 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवा सकते हो, परंतु 2019 परिसीमन व आरक्षण हुआ था उस पर चुनाव नहीं करवाना चाहते। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जारी हो चुके हैं, पर सरकार जिस तरीके से पंचायती राज को खत्म करना चाहती है वो व्यवस्था जो रोटेशन पद्धति के आधार पर लागू थी, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे उसके अंदर लागू थी और आज तक के जितने चुनाव हुए वो रोटेशन के आधार पर, सही आरक्षण के आधार पर हुए। आज सरकार वही 2014 का आरक्षण के मुताबिक करना चाहती है। क्या सरकार इन लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है, या जो मंशा इस लोकतांत्रिक चुनाव में थी कि हर वर्ग को अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिले, कई लोग उससे वंचित क्यों रखना चाहती है? क्या सरकार जानबूझ के चुनाव में देरी कराना चाहती है? सरकार नहीं कराना चाहती है। आप 14 के आरक्षण पे और उस पर करा। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।